Good morning, class. Today we will discuss and start a new unit for the subject called energy conservation. It is unit number 7, as you can see in the slide, and the name of the unit is ECBC, Energy Conservation Building Code. एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, ये उसने बताया। यहाँ पे हम इस लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज अ स्मॉल यूनिट, सो लेट अस स्टार्ट फॉर नाउ। As you can see in the slide, it is a unit about energy conservation building code. The Energy Conservation Building Code (ECBC) was launched by Ministry of Power, Government of India in May 2007 as a first step towards promoting energy efficiency in the building sector. वो कह रहा है भवन क्षेत्र में ऊर्जा की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में भारत सरकार ने मई 2007 में ECBC भवन कोड, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड का बिजली मंत्रालय ने गठन किया, लॉन्च किया उसको। ECBC was developed by expert committee set up by India's Bureau of Energy Efficiency with support and guidance from United States Agency for International Development and significant inputs from various other stakeholders such as practicing architects, consultants, educational institutions and other government organizations. वो कह रहा है ECBC को एक विशेष समिति द्वारा विकसित किया गया जिसे भारत की ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यूनाइटेड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के समर्थन और मार्गदर्शन तथा स्टेक होल्डर्स की, जैसे कि उनके उसके जो साथ के लोग थे, जैसे कि आर्किटेक्ट, सलाहकार और शैक्षिक संस्थाओं तथा अन्य सरकारी संगठनों के साथ स्थापित किया। ये उसने बात बताई कि वो कैसे बना, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। The successful implementation of the code requires development of compliance procedures in addition to building capacity of architect, designer, builder, contractors, and government officials in state and urban and local bodies. It is also dependent on availability of materials and equipment that meet or exceed performance specifications specified in ECBC. कोड के सफल कार्यान्वयन के लिए एक कार्यवाही प्रक्रिया का विकास, जैसे कि कई राज्यों और शहरी निकायों में आर्किटेक्ट, डिजाइनरों, बिल्डरों, ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता थी। इन सब सामग्रियों और उपकरणों की उपलब्धता पर भी निर्भर थी, जो ECBC ने निर्दिष्ट प्रदर्शन विनिर्देशों को पूरा कर पार करते हैं। ये उसने बताया यहाँ पे। अच्छा, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट दैट मीट और एक्सीड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइड इन ECBC। ये उसने बताया इस कोड के अंदर वो कह रहा है कि वो सारी चीजें आई जो क्या है, इसके प्रदर्शन या निर्देशों को पूरा करते हैं या उसको सेटिस्फाई करते हैं। आगे उसने क्या बताया, बी विद द सपोर्ट ऑफ USAID ECO 3 project is promoting ECBC awareness and voluntary adoption through training and capacity building programs, pilot demonstration projects, and identifying steps for compliance check and monitoring of ECBC. ECBC user guide was developed to support ECBC implementation by providing detailed guidance to the users on how to comply with the code. 4 ECBC tip sheets on energy simulation, building envelope, lighting design, and HVAC, heating, ventilation, and air conditioning are also available and provide useful information on code compliance at the system level and through whole building performance approach that require knowledge of energy simulation to model the proposed building. इसके अंदर उसने ये सब बात बताई है कि क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं, वो बिल्डिंग प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स क्या थे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो कह रहा है यहाँ पे बीई मतलब ये जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है भारत का, इसने
USAID इको 3 की सहायता से ECBC के बारे में जानकारी तथा कार्रवाई करने के नियम व छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ECBC के नियम को बताना तथा ट्रेनिंग देना की कार्रवाई संपूर्ण की। वो कह रहा है कि इस तरीके की कार्रवाई या इस तरीके के स्टेप्स क्या है बीई ने उठाए। ECBC ने एक यूजर गाइड का विकास किया जिसके माध्यम से लोगों को ECBC कोड को लागू करने के बारे में जानकारी दी जा रही है और ECBC के द्वारा ऊर्जा संबंधित 4 बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे कि ये बिल्डिंग एनवेलप, लाइटिंग, डिजाइन और हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के बारे में इन सब बातों के ऊपर ध्यान दिया गया है। ECBC प्रोवाइड्स डिजाइन नॉर्म्स फॉर, इस कोड के अंदर वो कह रहा है कुछ नियम कुछ मानदंड बताए गए हैं, वो बता रहा है काय के लिए। द ECBC प्रोवाइड्स डिजाइन नॉर्म्स फॉर, डिजाइन कुछ उसके अंदर नियम है मानदंड है, जैसे कि बिल्डिंग एनवेलप इंक्लूडिंग थर्मल परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट फॉर वॉल्स, रूफ्स एंड विंडोज, lighting system including daylight and lamps and luminaire performance requirements, HVAC systems including energy performance of chillers and air distribution systems, electrical systems and water heating and pumping systems including requirement for solar hot water systems। ये उसने कुछ 5 पॉइंट बताए इन सब चीजों के लिए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए उसने बता रहा है बिल्डिंग एनवेलप, यानी कि जो बिल्डिंग का आवरण है जिसके चारों तरफ आप बनाएंगे, जिसको आप एनवलप मतलब लिफाफा, ऐसा निर्माण करेंगे जिसमें दीवारें, छतों और खिड़कियों के लिए ऊष्मा मापन या ऊष्मा का संपादन या ऊष्मा का प्रदर्शन हो सके। सेकंड पॉइंट में वो कह रहे हैं प्रकाश व्यवस्था जिसमें दिन का उजाला, लैंप तथा ल्यूमिनियर प्रदर्शन के लिए आवश्यकता, वो कोड इस कोड के अंदर बताया गया है। HVAC तंत्र जिसमें ऊष्मा प्रदर्शन, चिलर तथा वायु वितरण प्रणाली के लिए कोड में जानकारी दी गई है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम विद्युत तंत्र के लिए। और 5th पॉइंट में, लास्ट वाले पॉइंट में बताया उसने वाटर हीटिंग एंड पंपिंग सिस्टम, सौर ताप जल प्रणालियां की आवश्यकता सहित जल ताप और पंपिंग प्रणाली, जल ताप और पंपिंग प्रणाली, वाटर हीटिंग, जल ताप और पंपिंग प्रणालियों में क्या इस कोड का यूज है वो बताया गया उसने, जो उसने उसके मानदंड बनाए हैं, नॉर्म्स उसके बनाए हैं। The code provides 3 options for compliance: compliance with the performance requirement for each subsystem, compliance with the performance requirement for each system, but with trade-offs between subsystems। वो कह रहा है प्रत्येक सबसिस्टम और सिस्टम के लिए प्रदर्शन आवश्यकताओं के अनुसार कार्रवाई करना। प्रत्येक, सेकंड पॉइंट में, प्रत्येक प्रणाली की प्रदर्शन आवश्यकताओं के अनुसार कार्यवाही, लेकिन उप प्रणालियों के बीच व्यापार बंद के साथ लिखा है, बट विद ट्रेड ऑफ्स बिटवीन सब सिस्टम्स। ठीक है, उसमें क्या है, व्यापार बंद के साथ। और थर्ड पॉइंट वो बता रहा है बिल्डिंग स्तर के प्रदर्शन के अनुसार कार्यवाही करना, मतलब बिल्डिंग के अंदर क्या बिल्डिंग के अंदर क्या स्तर है उसका, उसके हिसाब से कार्रवाई करना। बिल्डिंग लेवल परफॉर्मेंस कंप्लायंस, ठीक है, बिल्डिंग स्तर के अनुसार कार्यवाही करना, बिल्डिंग लेवल परफॉर्मेंस कंप्लायंस। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है ये जो कोड बनाया है ECBC, तो इसके बारे में बता रहा है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ECBC एनालिसिस कंडक्टेड through energy simulation indicated that ECBC compliant buildings may use 40 to 60% less energy than similar buildings being designed and constructed at that time। कहने का मतलब क्या है कि जो बिल्डिंग ECBC मानदंड को फॉलो करेगी या इस बिल्डिंग इस कोड के अनुसार होगी, वो 40 से 60% ऊर्जा की कम खपत करेगी किसी दूसरी बिल्डिंग की, किसी वैसी ही दूसरी बिल्डिंग की तुलना में। ठीक है, ये बात इसमें बताई गई है। ECBC के विकास के दौरान ऊर्जा मापन के माध्यम से किए गए विश्लेषण ने संकेत दिए हैं कि ECBC अनुरूप इमारतों का निर्माण या भवनों में 40% से 60% कम ऊर्जा उपयोग होती है। ठीक है, जो जो बिल्डिंग इस कोड के हिसाब से या इसके नॉर्म्स को फॉलो करती हैं। अब देखते हैं, एन एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग
reduces maintenance and utility cost, but in many cases improves durability, lessens noise, increases comfort, and create a healthy and safe indoor environment. कहने का मतलब क्या है? एक ऊर्जा कुशल भवन जो होता है रखरखाव और उपयोगिता लागत में को कम करता है, लेकिन कई मामलों में स्थायित्व में सुधार करता है, जैसे कि शोर कम करता है, आराम को बढ़ाता है और एक स्वस्थ और सुरक्षित आंतरिक वातावरण प्रदान करता है एंड क्रिएट्स अ हेल्दी एंड सेफ इंडोर एनवायरनमेंट, लिखा हुआ है. A further goal of energy efficient construction is to limit damage to the ecosystem and reduce the use of natural resources like energy, land, water and raw materials. वो कह रहा है ऊर्जा कुशल निर्माण का एक और लक्ष्य है पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान को सीमित करना और ऊर्जा, भूमि, पानी और कच्चे माल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम करना है. Reducing energy consumption in crucial. A further goal of energy efficient construction is to limit damage to the ecosystem. ठीक है, जो इकोसिस्टम को हानि हो रही है उसको कम करना है एंड रिड्यूस नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करना है, जैसे कि एनर्जी, यहाँ उसने बताया ना, ऊर्जा, भूमि, पानी और कच्चे माल, देखा ना, रॉ मटेरियल्स का कम से कम इस्तेमाल या यूज करना है. Reducing energy consumption is crucial because it means fewer emissions of greenhouse gases, a known cause of global warming. वो कह रहा है ऊर्जा की खपत को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन होगा, और अगर कम उत्सर्जन होगा ग्रीन हाउस गैसों का तो ग्लोबल वार्मिंग भी क्या है, कम होगी. ठीक है ना, क्योंकि गैसों के उत्सर्जन से ही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है. ठीक है, ये उसने बताया. आगे वो बता रहा है एनर्जी efficient measures can be integrated into new construction or retrofitted into a existing building. वो कह रहा है एनर्जी एफिशिएंट के जो माध्यम है, इस ऊर्जा कुशलता के जो उपाय हैं, इनको नए निर्माण में, मतलब जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें आप इंटीग्रेट, एकीकृत कर सकते हैं, या मौजूदा जो इमारत है उसमें वापस से रख सकते हैं. ठीक है, लिखा है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, रेट्रोफिटेड इनटू एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग. Fortunately, there are many methods, materials, and resources to help designers, architects, contractors, and building owners move towards creating an energy efficient and high performance building. वो कह रहा है विज्ञान और इंजीनियरों की मदद से डिजाइनरों, वास्तुकारों, ठेकेदारों और भवन मालिकों को ऊर्जा कुशल और उच्च प्रदर्शन वाली इमारत बनाने की दिशा में मदद करने के लिए कई तरीके, सामग्री और संसाधन उपलब्ध हैं. ठीक है, ये लिखा है फॉर्चुनेटली देयर आर मेनी मेथड्स एंड मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज टू हेल्प, हैं काय के लिए, डिजाइनर, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स को मदद करने के लिए बनाने में एनर्जी एफिशिएंट हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स. ठीक है, अब देखिए यही हमारा टॉपिक भी था इसके सिलेबस में, एनर्जी एफिशिएंसी टेक्निक्स काय में, नए कंस्ट्रक्शन में. उसने बताया ना कि वो नए कंस्ट्रक्शन में भी आप कर सकते हैं और पुरानी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में भी. तो यही है टॉपिक, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन बिल्डिंग्स, न्यू बिल्डिंग्स. तो न्यू बिल्डिंग मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन, तो क्या है एनर्जी एफिशिएंट टेक्निक्स क्या है नए कंस्ट्रक्शन के लिए, इसके बारे में बात करेंगे. एनर्जी एफिशिएंट टेक्निक्स इन न्यू कंस्ट्रक्शन, नए निर्माण में ऊर्जा की कुछ कुशल तकनीकों के बारे में बात करेंगे. New construction gives architect, contractors, and building owners the opportunity to design and build an energy efficient building and even a net zero energy project. A net zero energy building consumes less than or equal to amount of energy that it produces on site through renewable resources. The steps for constructing a modern energy efficient structure begin with choosing a site and implementing a detailed holistic design plan. देखिए वो कह रहा है कि नए निर्माणों में वास्तुकार, ठेकेदार और भवन मालिकों को ऊर्जा कुशल भवन और यहां तक कि एक शुद्ध शून्य ऊर्जा परियोजना के डिजाइन और निर्माण का अवसर मिलता है. वो कह रहा है इस तरीके की बिल्डिंग में क्या है, ऊर्जा का डिजाइन कैसा है, शून्य ऊर्जा. ठीक है, इस तरीके का डिजाइन क्या वो बना सकते हैं. एक शून्य ऊर्जा भवन ऊर्जा की मात्रा के बराबर
या उससे कम खपत करता है। ये लिखा है अ नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग कंज्यूम्स लेस देन और इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इट प्रोड्यूसेस। जितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है उससे कम खपत करता है, जो कि अक्षय संसाधनों के माध्यम से साइट पर उत्पन्न होती है। लिखा है प्रोड्यूसेस ऑन साइट थ्रू रिन्यूएबल रिसोर्सेस, अक्षय संसाधनों के माध्यम से उत्पन्न होती है। The steps for constructing modern energy efficient structure begins with choosing a site and implementing a detailed holistic design plan. आधुनिक ऊर्जा कुशल संरचना के निर्माण के लिए एक साइट को चुनने और एक विस्तृत समग्र डिजाइन योजना को लागू करने के साथ शुरू होते हैं। ये कैसे शुरू होते हैं? जब आप डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसने बताया द स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रक्चर बिगिन विद चूजिंग अ साइट। आप साइट का सिलेक्शन करें और क्या है उसने बताया डिजाइन योजना को लागू करें और इसी के साथ ही क्या है एक एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रक्चर का क्या है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। अब देखते हैं साइट सिलेक्शन, जो उसने बताया था यहाँ पे देखिए चूजिंग अ साइट। तो साइट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, आप जगह का चुनाव कैसे करेंगे, एक ऊर्जा कुशल भवन के लिए किसी साइट का चयन कैसे करेंगे, ये बात तो बता रहा है इसके अंदर, ठीक है। देखते हैं एंश्योर दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल एंड लोकल शॉपिंग इज नियर बाय। वो कह रहा है इस बात को सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक परिवहन वहां उपलब्ध है और स्थानीय खरीदारी पास में ही उपलब्ध है। बिल्कुल सही बात है। आप ऊर्जा एफिशिएंट, ठीक है, यानी कि ऊर्जा कुशल संरचना के लिए ये सुनिश्चित करेंगे कि क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो उस जगह, और क्या है स्थानीय खरीदारी के लिए लोकल शॉपिंग के लिए कोई मार्केट भी आसपास ही हो। Limiting travel time and the use of private transportation will reduce wear and tear on vehicles and save gas. वो कह रहा है इससे फायदा क्या होगा, वो कह रहा है यात्रा के समय को कम करने से निजी परिवहन के उपयोग से वाहनों पर कम खर्चा होगा और गैसों की बचत होगी। लिखा है वियर एंड टीयर ऑन व्हीकल्स, मतलब वाहनों पर कम खर्चा होगा, उसके अंदर रख रखाव, वाहन कम चलेंगे तो उनका रख रखाव नहीं कराना पड़ेगा आपको, और उससे क्या है गैसेस फ्यूल्स क्या है बचेंगे, ठीक है। तो क्या है एनर्जी एफिशिएंसी इससे बढ़ेगी। सेकेंड पॉइंट उसने बताया बिल्डिंग नियर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेव मनी एंड रिसोर्सेज। उस बिल्डिंग को जो नई एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है उसको क्या है आप पास में बनाएं किसी मौजूदा बुनियादी ढांचे के, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। लिखा है पैसे और संसाधन को बचाने के लिए टू सेव मनी एंड रिसोर्सेज, टू सेव मनी एंड रिसोर्सेज, पैसे और संसाधन को बचाने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे के पास निर्माण करें, ठीक है। ये बात उसने बताई। डिजाइनिंग में देखते हैं, ये तो साइट सिलेक्शन के लिए हो गया, कहाँ पे साइट सेलेक्ट करनी है किस तरीके से। अब डिजाइन के बारे में बताएंगे। Implementing a whole building system approach, new construction is the most efficient way to achieve an energy efficient building. वो कह रहा है नए निर्माण के लिए एक संपूर्ण बिल्डिंग सिस्टम के दृष्टिकोण को लागू करना ऊर्जा कुशल भवन प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। The whole building approach treats the building as one energy system with separate but dependent parts. Each part affects the performance of the entire system. संपूर्ण भवन का दृष्टिकोण भवन को एक ऊर्जा प्रणाली के रूप में अलग लेकिन निर्भर भागों के साथ व्यवहार करता है। वो क्या है अलग अलग तो हैं बिल्डिंग के जो पार्ट्स हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ क्या है डिपेंडेंट हैं, और हर एक डिपेंडेंट पार्ट जो है लिखा है प्रत्येक भाग, ईच पार्ट, प्रत्येक भाग पूरे सिस्टम के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। ईच पार्ट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर सिस्टम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है द डिजाइन शुड मेक एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी सोर्सेज। वो कह रहा है जो आपका डिजाइन है अभी बना नहीं है, डिजाइन है अभी कल्पना है आपकी, अभिकल्पना या योजना को पानी और बिजली और अन्य प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा स्रोतों का कुशल उपयोग करना चाहिए।
जो आपका डिजाइन है बिल्डिंग का वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और जो अदर दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ज्यादा ढंग से अच्छे क्या है, इस्तेमाल कर पाए। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। टू मिनिमाइज वेस्ट एंड मटेरियल, चूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल बिल्डिंग फॉर द इंटेंडेड एप्लीकेशन। अवशेष और सामग्री को कम करने के लिए छोटी इमारत को चुनना चाहिए। टू मिनिमाइज वेस्ट एंड मटेरियल, सही बात। सिक्स पॉइंट देखते हैं। द डिजाइन शुड स्ट्राइव टू मीट द एनर्जी स्टार रिक्वायरमेंट, ये आगे आएगा, एनर्जी स्टार रिक्वायरमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी, द लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन स्टैंडर्ड्स एंड द इंटरनेशनल ग्रीन कंस्ट्रक्शन कोड। वो कह रहा है जो आपका डिजाइन है, जो कल्पना है, वो कैसा है, स्थिर होना चाहिए, ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन के नेतृत्व मानकों और अंतरराष्ट्रीय हरित निर्माण कोड आईजीसीसी के लिए ऊर्जा योजना आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, जो आपका डिजाइन है वो इन एलईईडी और आईजीसीसी के स्टैंडर्ड्स को क्या है, फॉलो करना चाहिए, मीट करना चाहिए। लिखा है मीट द एनर्जी स्टार रिक्वायरमेंट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी, जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और सेवेंथ बताया उसने, द डिजाइन ऑफ एन एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग should easily allow for future retrofits without impacting the performance of the building। ठीक है, डिजाइन इस तरीके से होना चाहिए, किसी भी ऊर्जा कुशल इमारत की योजना को आसानी से इमारत के प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना भविष्य में पुनः संयोजन के लिए अनुमति देना चाहिए। मतलब उसके अंदर आप क्या है, चेंज कर सको, ज्यादा किसी चेंजेस के बिना फ्यूचर में। उसकी एनर्जी एफिशिएंसी का पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। डिजाइन इस तरीके से होना चाहिए। लिखा है द डिजाइन ऑफ एन एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग शुड इजीली अलाउ फॉर फ्यूचर रेट्रोफिट्स, की वो क्या है, आगे समय के साथ जो बदलाव हो रहे हैं उनको आसानी से क्या है उसके अंदर चेंजेस क्या है किए जा सके, और बिल्डिंग की परफॉर्मेंस पे क्या है कोई फर्क ना पड़े, विदाउट इम्पैक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिल्डिंग। लास्ट पॉइंट देखते हैं। द डिजाइन शुड टेक इनटू कंसिडरेशन बिल्डिंग ओरिएंटेशन, the way a structure is situated on a site, and placement of windows, roof lines, and other features is critical for efficiency। योजना को, जो डिजाइन है उसको भवन निर्धारण पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से एक संरचना एक साइट पर स्थित है और दक्षता के लिए खिड़कियां, छत और अन्य सुविधाओं का स्थान महत्वपूर्ण है। वो इसमें इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर खिड़कियां या रूफ लाइंस कहाँ पर हैं। लिखा है अदर फीचर्स इज क्रिटिकल फॉर एफिशिएंसी। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। अच्छा जी, उसने बताया है किस तरीके से भारत में ऊर्जा की खपत क्या है, कम हुआ है। तो वो यहाँ पे आपको देखिए इस फिगर में दिखा रहा है, बिल्डिंग सेक्टर अकाउंट्स फॉर 33% ऑफ टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। बिल्डिंग के अंदर वो बता रहा है 33% जो है, आप देख सकते हैं फिगर में, बिल्डिंग के अंदर 33% क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। कॉमर्शियल बिल्डिंग अकाउंट्स फॉर 9%, और 9% क्या है कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए है, ये देखिए कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए 9% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडिया, भारत के अंदर, ये उसने बताया। अब ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन कॉमर्शियल बिल्डिंग, हम कैसे कट डाउन करेंगे उसे, तो वो बता रहा है लाइटनिंग एंड एयर कंडीशनिंग आर द लार्जेस्ट एनर्जी यूजर्स इन कॉमर्शियल बिल्डिंग। वो कह रहा है लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग पे सबसे ज्यादा क्या है एनर्जी कंज्यूम होती है। देखिए लाइटिंग जो है वो 59% कंज्यूम कर रही है, और एयर कंडीशनिंग 31%। किसी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंदर इतना यूसेज है किसका, लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग का, परसेंटेज में उसने बताया है उनका शेयर इतना है, लाइटिंग 59% एंड एयर कंडीशनिंग 31%। कमर्शियल बिल्डिंग ग्रोथ फोरकास्ट, अच्छा आगे उसने ये बताया कि आगे आने वाले समय में फोरकास्ट कर रहा है, उसके लिए वो बता रहा है कि करेंटली इतना है, और आगे आने वाले 20 सालों में 2.211 मिलियन
एस्टिमेटेड है इतना हो जाएगा, तो 39% ऑफ बिल्डिंग स्टॉक इन 207 इज येट टू बी कंस्ट्रक्टेड। देखिए यहाँ फिगर में दिखाया है उसने, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग 2017 में 1.4 बिलियन है, ये अभी मैंने आपको पीछे डेटा बताया था। और 2037 में देखिए 61% तो एग्जिस्टिंग हो जाएंगी और 39% येट टू बी बिल्ड, तो इसका मतलब क्या है 2.2 बिलियन मीटर स्क्वायर एरिया क्या है उसमें चला जाएगा। कमर्शियल बिल्डिंग स्टॉक ग्रोथ प्रोजेक्शंस, अच्छा उनकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है कमर्शियल बिल्डिंग्स की, वो उसने बताया है यहाँ पे। ये कुछ डेटा है जो उसने दिखाया है, आप देख सकते हैं, ये एक उसने चार्ट दिखाया है आपको। होटल्स, हॉस्पिटल, ऑफिस बिल्डिंग कैसी होंगी, रिटेल सेक्टर इतने बढ़ जाएंगे, प्लेस ऑफ वर्शिप और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या हैं कितने बढ़ जाएंगे। ये करंट उनकी पोजीशन है, और ऊपर जो मार्क्ड है वो क्या है, टू बी बिल्ड, येट टू बी बिल्ड, इतने और बनेंगे। ये क्या है, इनके फ्यूचर वो दिखाएं, देखिए यहाँ लिखा है स्टॉक ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो हो सकते हैं। अब ईसीवीसी के कुछ फीचर्स के बारे में बताएंगे। Applies to new commercial buildings with a connected load of 100 kilowatts and more of contract demand of 120 kilowatts or more। ठीक है, ये उसने बताया यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो ईसीबीसी कोड है ये क्या है, नई कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर लागू होते हैं जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट्स या उससे ज़्यादा है और कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 120 केवीए या उससे ज़्यादा है, जिनकी डिमांड 120 120 केवीए से ज़्यादा है, उसके लिए उसने बताया है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इंट्रोड्यूस पैसिव डिजाइन फीचर सच एज डे लाइट रिक्वायरमेंट एंड शेडिंग प्रोविजंस। वो कह रहा है हमें इसका इंतजाम करना चाहिए कि हम दिन में मतलब किस तरीके से रोशनी का प्रबंध करेंगे वहां पे, उसके बारे में बताया उसने ईसीबीसी के अंदर। इंट्रोड्यूस प्रोविजंस फॉर इंस्टॉलिंग रिन्यूएबल एनर्जी, सो ईसीबीसी के अंदर वो कह रहा है कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाएंगे, उसके प्रावधानों के बारे में भी बताया गया है। मिनिमम एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, किसी बिल्डिंग के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए, भवन निर्माण के लिए क्या एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड हैं वो यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। एनकरेजेस एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन ऑन रेट्रोफिट और बिल्डिंग, और एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन जो पुरानी बिल्डिंगों के अंदर बदलाव होना है उसको भी क्या है बढ़ावा दिया गया है कि इस तरीके से बदलाव होना चाहिए कि वो क्या हो, एनर्जी एफिशिएंट हो। और ये एक रास्ता दिखाता है, इसमें लिखा हुआ है देखिए, पाथवे टुवर्ड्स नियर जीरो एनर्जी बिल्डिंग, हमें ऐसी बिल्डिंग्स का निर्माण करना चाहिए जिनके अंदर क्या है, जितना उनका ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, जीरो की तरफ जानी चाहिए, नियर जीरो। ठीक है, तो एनर्जी बिल्डिंग्स जो है वो क्या है, एनर्जी जितनी वो बनाए उतनी क्या हो वहां पे खपत होनी चाहिए, ये उसने बताया, नियर टू जीरो होना चाहिए। ये उसने बताया कुछ कोड्स के फीचर्स, इस ईसीबीसी कोड के फीचर जो 2017 में क्या है बताए गए हैं। ओके क्लास, दैट्स ऑल फॉर दिस यूनिट। We will start a new unit in the next lecture. Thank you.